मेरा नाम है झिलमिल और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। तो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या था, उसके ही उभर के आया था वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसी से कुछ मिलता जुलता आज का टॉपिक है, दैट इज़ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है और वेबर का इस पे क्या ओपिनियन है। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का सवाल। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, हाउ इज ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू न्यूट्रलिटी, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू वेबर्स व्यू ऑन मेथोडोलॉजी। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वही आज का सवाल है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के ये दो पिक्चर्स। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ये बंदा जिसका नाम है ए, ये बंदा जिसका नाम है बी, ठीक है। ये बंदे ने कहा दिस आर ऑरेंजेस। ऑरेंजेस की जगह पे अगर यहाँ पे करेला भी होता तो वो वही बोलता कि दिस आर करेला, दिस इज स्टाप। इसको जो दिख रहा है ना वो वही बोल रहा है, इसमें इसके कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे ये बोल रहा है ऑरेंजेस है क्योंकि मुझे ऑरेंजेस पसंद है। इसको एक और सिंपलिस्टिक तरीके से पढ़ाते हैं जो थोड़ा सा ड्रामेटिक है। आप लोग देखते होंगे हिंदी मूवीज़ में, हिंदी सीरियल्स में, व्हाटएवर इट इज़। मैं ये पिक्चर डालना भूल गई। तो जब लड़का या लड़की को प्यार होता है, व्हाटएवर इफ़ दे फॉल इन लव, तो उसको हर जगह पे वही लड़का दिखता है, उसमें कोई रोमांटिक सीन आता है या फिर कोई गाना बज जाता है, उससे टाइम थोड़ा खोटी होता है। तो इस तरह का आजकल ट्रेंड में है कि अगर इमोशनल फीलिंग है तो उसको लड़का या लड़की जो है वो हर जगह पे दिखता है। सीरियल्स में, टीवी पे, रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है कभी। तो दिस इज सब्जेक्टिविटी। उसको वो लड़का या लड़की दिख रहा है क्योंकि उसको उस लड़के के बारे में सोच रहा है, उसको वो लड़का पसंद है। अगर ड्रामेटिक सेंस में कहे तो वो, लेकिन एक्चुअल में वो लड़का नहीं है। तो दैट वॉज सब्जेक्टिविटी, दैट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिविटी। उसको उसका मन से ही दिख रहा है क्योंकि वो लड़का पसंद है। ये पिक्चर एक्चुअली मैं वो डालना भूल गई हूँ, तो आप इसी पिक्चर को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पिक्चर बाद में स्लाइड्स में भी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, क्योंकि सब्जेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वैल्यूज़ के साथ जुड़ी हुई है। सब्जेक्टिविटी में हम अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस ऐड करते हैं। ये ऑरेंजेस इसको दिख रहे हैं क्योंकि इसको ऑरेंजेस बहुत पसंद है। इसकी जगह पे अगर करेला होता तो उसको देखता भी नहीं है, दूसरी तरफ देख लेता। लेकिन यहाँ पे ये जो बंदा है इसने अपनी वैल्यूज़ को साइड पे रखा है और इसने ये देखा दिस आर ऑरेंजेस, इसकी जगह पे जो भी होता मैं वही बोलता। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वही वो दर्शाता या प्रेजेंट करता। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में वैल्यूज़ इंक्लूड होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस, कोई पर्सनल वैल्यूज़ ऐड नहीं होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट बीरस्टेड defined objectivity as a condition where research should be independent of any subjective element। जैसे कि मैंने कहा इस पिक्चर में, तो रॉबर्ट अंकल ने ये बोला है कि ऑब्जेक्टिविटी में ऐसा होना चाहिए कि रिसर्च किसी भी सब्जेक्टिव एलिमेंट से नहीं कंप्लीट इनकम्पास होना चाहिए। मतलब अगर आप रिसर्च करो तो यू डोंट हैव टू थिंक दैट यू लव दैट टॉपिक और नॉट, इट इज़ आपका प्रेफर्ड टॉपिक है या नॉट, ये आपका कंफर्ट जोन में है या नॉट। अगर आप रिसर्च करो तो आप अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को अपने घर पे छोड़ के आओ और तब जाके आप सोशल रिसर्च करो, ऐसा उन्होंने बोला। Objectivity is a frame of mind so that the personal prejudices or preferences of the social scientists do not contaminate the collection and analysis of data। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी जो है इट इज़ द फ्रेम ऑफ माइंड जहाँ पे एक इंसान की पर्सनल चॉइसेस या पर्सनल प्रेफरेंसेस उस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में या उस डेटा के आउटकम में, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड में कंटामिनेट या प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट हो, अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो और आप
उसमें अपनी पार्शियलिटी या अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस डालने लगोगे तो रिसर्च के कई स्टेप्स होते हैं, तो हर स्टेप कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं, हर स्टेप में जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो नहीं आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है जो आप निकालोगे वो बायस्ड होगा, वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस से मिला हुआ होगा, तो इसीलिए उसमें एक्यूरेट 100% ऑब्जर्वेबल डेटाज नहीं निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी जो है इज द फ्रेम ऑफ माइंड सो दैट द पर्सनल प्रिजुडिसेस और प्रेफरेंसेस ऑफ द सोशल साइंटिस्ट डू नॉट कंटेमिनेट द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. Objectivity is the goal of scientific investigation, and sociology, also being a science, aspires for the goal of objectivity. तो ऑब्जेक्टिविटी, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का अल्टीमेट गोल है. अगर आप एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो या सोशल रिसर्च कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी डेटा हो एट एनी पॉइंट ऑफ कलेक्शन, चाहे वो आप इनिशियल स्टेज पे हाइपोथेसिस हो या एट द फाइनल स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस, वो डेटा ऑब्जेक्टिव रहे, वो डाटा सब्जेक्टिव ना रहे. उस डेटा में आपका जो पर्सनल व्यूज़ है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल वैल्यूज़ है, उससे कॉन्टैमिनेट ना हो और वो डेटा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहे. यही गोल होना चाहिए एक सोशल रिसर्च का या फिर एक साइंटिफिक रिसर्च का. जैसे कि आपको पता है कि सोशियोलॉजी भी एक साइंस का ही पार्ट है, तो इसीलिए यही गोल होना चाहिए सोशल रिसर्च का. क्योंकि साइंस में भी अगर आप रिसर्च कंडक्ट करते हो, जैसे मैं क्लिनिकल रिसर्च की साइंटिस्ट हूँ, तो जैसे हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को, हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिसर्च के डेटाज में ना डालें. जो पेशेंट की डेटाज है हम उसमें वही डालें. अगर हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस डेटाज के साथ छेड़छाड़ करने लगे तो पेशेंट की तो लग जाएगी, तो पूरा जो ट्रायल है वो पूरा एरर हो जाएगा. उस ट्रायल का हम लोग जो लार्ज स्केल ट्रायल करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो अगर हम उसमें अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस या फिर हम पार्शियलिटी करने लग गए कि ये पेशेंट को हम लोग ट्रायल में इंक्लूड कर लेते, कोई इशू नहीं, हमारे घर का है, ट्रायल में इंक्लूड कर लेते, ऐसे करने लगे तो पूरा ट्रायल जो है ख़राब हो जाएगा. सिंस सोशियोलॉजी भी साइंस का ही पार्ट है, तो सोशियोलॉजी को भी साइंटिफिक नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, तो सोशियोलॉजी को भी ऑब्जेक्टिविटी का जो गोल है वो फॉलो करना होता है. जस्ट ए सेक. तो जैसे कि हमने कहा कि ऑब्जेक्टिविटी ही सोशल रिसर्च का अल्टीमेट गोल होना चाहिए. यही बोलते थे अर्ली जो पॉजिटिविस्ट थे, कॉम्टे एंड दरखेम. कॉम्टे एंड दरखेम जो थे उनका ये मानना था कि फैक्ट्स और वैल्यूज़ जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि दिस आर ऑरेंजेस, ये है कंप्लीट फैक्ट्स, बट ये जो है आई लव ऑरेंजेस, दिस आर, इसमें वैल्यूज़ भी इंक्लूड है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. तो यही अर्ली पॉजिटिविस्ट का मानना था कि फैक्ट्स और वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है और इसीलिए उनको सेपरेट करके रखना चाहिए, उनको एक नहीं करना चाहिए. दे शुड बी सेपरेटेड. They advocated that value distort reality and researchers should try to observe true facts instead of values. यहाँ पे ये जो लवर वाला एग्जाम्पल है, ये जो वैल्यूज़ है वो रियलिटी से इंसान को दूर लेके जाता है. जैसे सीरियल्स में मैंने लिवर वाला एग्जाम्पल दिया, अगर नया नया प्यार होता है तो उसको हर जगह पे अपना प्यार ही दिखता है, तो ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस है. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज लव, वॉट एवर इट इज़. ओके, तो उसको हर जगह वही दिखता है और इसने इसको रियलिटी से डिस्टॉर्ट कर दिया है. रियल में ये लड़की नहीं है, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू द सीरियल्स उसको हर जगह वही दिखता है, वही दिखता है, वही दिखता है. तो ये है वैल्यू डिस्टॉर्ट इंसान फ्रॉम रियलिटी, ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द रियलिटी, जो कि एक्चुअल फैक्ट से उसको दूर कर देता है, ऐसा सोशियोलॉजिस्ट का मानना है. अब हम बात करते हैं गुन्नार मिर्दल सर की. तो इन्होंने कहा, जब ये जो सोशियोलॉजिस्ट थे ऑगस्ट कॉम्टे और दरखेम सर, उन्होंने बोला कि हाँ सोशल रिसर्च जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए.
तो ये जो गुन्नार मिर्डल है, उन्होंने बोला कि प्योर ऑब्जेक्टिविटी, क्या ऑब्जेक्टिविटी कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि प्योर ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ मिथ? तुम किसी भी रिसर्च स्टडी में पूरी तरह से प्योर ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हो अपनी वैल्यूज़ को इंक्लूड किए बिना? वैल्यू फ्री रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो? इट इज़ अ पर्टिकुलरली अ मिथ। क्यों है ये मिथ, हम लोग देखते हैं। However, objectivity continues to be an elusive goal at the practical level. Practical level पे अगर हम सोचे तो प्योर ऑब्जेक्टिविटी जो है, वैल्यू को इम्पार्ट करे बिना रिसर्च कंडक्ट करना एक मतलब इल्यूसिव गोल है, एक इम्पॉसिबल गोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे वैल्यूज़ होती ही है, क्योंकि वैल्यूज़ जो है हमारी जन्म से दिमाग में प्रोग्राम करी जाती है। तो किसी भी रिसर्च में अगर आप कंडक्ट करो, किधर ना किधर वैल्यूज़ इम्पार्ट होती है। तो 0% वैल्यू अगर ऐसा इम्पार्ट हो, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी रिसर्च कंडक्ट किया जाए, दैट इज़ अ मिथ। तो रियलिटी को फेस करना सीखो, ऐसा गुन्नार मिर्डल सर जो है उन्होंने बोला था। In fact, one school of thought represented by Gunnar Myrdal states that complete objectivity in social science is a myth. जैसे मैंने कहा, Gunnar Myrdal in his book Objectivity in Social Research argues that social objectivity is an illusion which can never be achieved. तो जैसे कि मैंने कहा, ये मिर्डल सर जो है उन्होंने बोला अपनी बुक में कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, 100% ऑब्जेक्टिविटी विदाउट इम्पार्टिंग एनी परसेंट ऑफ वैल्यू इज़ अ कंप्लीट मिथ, और ये एक इल्यूजनरी ड्रीम है जो कि फुलफिल नहीं हो सकता। Because all research is guided by certain viewpoints and viewpoints are subjective. अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली अपना ओपिनियन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है स्टेम सेल रिसर्च में। इसीलिए मैं रिसर्च कंडक्ट करूँगी ना। अगर मेरे को बोला गया कि इंजीनियरिंग के टॉपिक पे रिसर्च करो, तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा, ना मेरा इंटरेस्ट होगा, इसीलिए उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरा इंटरेस्ट है स्टेम सेल रिसर्च में और ये मेरी वैल्यूज़ है, और इसीलिए मैं रिसर्च कंडक्ट करूँगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि कंप्लीट जो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी है, इट इज़ एन इल्यूजनरी गोल। अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च, जहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो इम्पार्ट किए जा सकते हैं या होते हैं। Meadle argues that subjectivity creeps in at various stages in the course of sociological research. For example, the very choice of topic of research is influenced by personal preferences and ideological basis of the researcher. जैसे कि मैंने कहा कि subjectivity जो है वो बहुत सारे steps में क्रीप्स होते हैं। ये देखिए, ये सारे स्टेप्स है ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अगर आप सोशियोलॉजिकल रिसर्च करते हो तो ये सारे स्टेप्स है फॉर फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। जब हम हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो इन सारे स्टेप्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखिए, ये सारे स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेजेस में कहीं ना कहीं वैल्यू क्रीप होने के और वैल्यू से कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइल चूजिंग द टॉपिक, तभी वैल्यू आता है, वैल्यू प्रेफरेंसेस आता है। यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग का टॉपिक आया और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्यों चूज़ करूँगी इस टॉपिक को? बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन अगर यहाँ पे मेडिकल का टॉपिक आए तो बट ऑब्वियस है मैं चूज़ करूँगी इस टॉपिक को। तो चूजिंग द टॉपिक में स्टार्टिंग में आप वैल्यू इम्पार्ट करते हो, तो बाकी के स्टेप्स में तो रहने दो, तो कैसे ही वैल्यू फ्री हो जाएगी। Besides personal preferences, the ideological biases acquired in the course of education and training also have a bearing on the choice of the topic of the research. तो यहाँ पे उसके बाद अगर आप पर्सनल प्रेफरेंसेस के अलावा मान लीजिए आपको पढ़ाया गया है, आप एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो। अभी मैं यूपीएससी के लिए स्किल्ड हूँ, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाती हूँ। यूपीएससी के लिए मैंने पढ़ाया, तैयारी की है। मेरी मैथ्स बहुत वीक है, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। तो अगर मैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम देने लग जाऊँ तो आई एम नॉट स्किल्ड। मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है कि मैं मैथ्स का करूँ, औकात नहीं है उतनी कि मैथ्स करूँ। तो एडुकेशन और ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करती है, तो वहाँ पे अगर मैं देने जाऊँ तो बट ऑब्वियसली मेरा क्लियर नहीं होगा, मैथ्स में ही मैं फेल हो जाऊँगी, तो मेरा मैथ्स वीक है। तो एडुकेशन और ट्रेनिंग में दूसरा स्टेप है जहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो क्रीप होती है। कदम कदम पे आपके वैल्यूज़ आपको इम्पार्ट करते हैं। एक तो आपका पर्सनल चॉइस कि आपको बनना क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है। मेरे को मेडिकल में इंटरेस्ट है तो मेडिकल जो टॉपिक ही चूज़ करूँगी। उसके बाद मैं किस में पढ़ाई किया हूँ, किस में मेरा
नॉलेज इतना है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। अगर मैं यूपीएससी का करूँगी तो GS1 GS2 मेरा अच्छा है, तो इसलिए मुझे बट ऑब्वियसली अच्छा मेरा होगा, इतना कॉन्फिडेंस है। वही अगर मैं बैंक पीओ का करूँ मेंस में, तो मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं आता क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है। तो ये बात है, एडुकेशन और ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करती है वैल्यूज़ को क्रीप करने में। अगेन जो है सब्जेक्टिविटी कैन ऑल्सो क्रीप एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो आप आउटकम पे बहुत फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपका जो रिएक्टेंट है वो पिंक निकले, अगर पिंक नहीं निकलेगा तो आपको जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। सोल्यूशन आप कोई उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें आप आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो पिंक निकले, और पिंक निकलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप उसके साथ छेड़खानी करते हो ताकि वो पिंक निकले, ज़्यादा टाइम तक उसको हीट देते हो, कम टाइम तक उसको हीट देते हो। तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो आपके वैल्यूज़ के साथ, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस के साथ भी क्रीप करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी जो है वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के टाइम पे भी क्रीप करता है। ये केमिस्ट्री एग्जांपल दिया है मैंने। तो जहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्टिविटी या वैल्यू जो है वो कदम कदम पे क्रीप करता है। फॉर एग्जांपल, चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इन 3 स्टेजेस पे आप सब्जेक्टिविटी यानी वैल्यूज़ जो है वो आने के चांसेस होते हैं, और आपका जो पूरा रिसर्च है वो कंटामिनेट होने के पूरे चांसेस होते हैं। Normally, hypotheses are deduced from existing body of theory. Now, all sociological theories are produced by and limited to particular groups whose viewpoints and interests they represent. तो यहाँ पे हमने जो पॉजिटिविस्ट का जो फैक्ट्स देखे थे, पोस्टुलेट्स देखे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि अ रिसर्च शुड बी डिडक्टिव इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव। तो कहाँ से डिड्यूस्ड होगा? जो पुराने रिसर्च किए गए हैं वही से आप रेफरेंस लोगे। जैसे आप रिसर्च टॉपिक लिखते हो, रिसर्च पेपर लिखते हो, तो आपको नीचे साइटेशंस लिखने होते हैं कि आपने यहाँ से ये पेपर उठाया, यहाँ से ये कोट उठाया, यहाँ से ये उठाया। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होने होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है, इट हैज़ टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग थियरीज। कोई नया अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करो विदाउट एनी साइटेशंस, विदाउट एनी कोटेशन, तो कोई भी जर्नल उसको पब्लिश नहीं करेगा, चाहे वो नया हो पुराना हो। कोई रिसर्च पेपर विदाउट साइटेशंस, विदाउट प्रॉपर कोटेशंस आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो रिसर्च थियरीज होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, दे हैज़ टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग थियरीज। और एग्जिस्टिंग थियरीज कहाँ है? एग्जिस्टिंग थियरीज जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है, एक पर्टिकुलर ओपिनियन, सोशियोलॉजिस्ट है या रिसर्चर्स है, उनके व्यूज़ के ऊपर बेस्ड है ये एग्जिस्टिंग थियरीज। और इन एग्जिस्टिंग थियरीज पे ही जो फर्दर रिसर्चेस है, फर्दर हाइपोथेसिस है, वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि वैल्यूज़ क्रीप होंगे किधर ना किधर। तो thus, complete objectivity continues to be an elusive goal, and Meadle argues that sociology at best could aspire for the goal of value neutrality on the part of the researcher. This could be attained by any of the following ways. तो यहाँ पे मीडल ने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए कि भाई देखो, सीधी सी सिंपल सी बात है कि वैल्यूज़ जो है या सब्जेक्टिविटी जो है वो कदम कदम पे क्रीप हो जाएगा। तो इसीलिए वैल्यू फ्री जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ वैल्यू फ्री वी कैन ऑप्ट फॉर वैल्यू न्यूट्रलिटी। फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम वैल्यूज़ को इम्पार्ट किया जाए, बट बिल्कुल ही एलिमिनेट हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने भगवद गीता के चैप्टर में लिखा कि जब हमको खुश होना है तो हमको अपनी डिज़ायर्स को लिमिट करना चाहिए, ख़त्म नहीं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारी डिज़ायर्स रहेंगी जब तक हम लोग ज़िंदा रहने की डिज़ायर। कोई मरता हुआ इंसान है, उसको एक दिन और ज़िंदा रहने की डिज़ायर। तो हर किसी की कुछ ना कुछ डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन होती है। तो हम ये कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि अपने डिज़ायर्स को लिमिटेड रख सके। तो ये भगवद गीता में लिखा हुआ है।
तो यही बोला गया है कि वैल्यू को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो किसी भी रिसर्च हाइपोथेसिस में, लेकिन वैल्यू को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर सकते हो जब आप रिसर्च कंडक्ट करो तो। और वैल्यू न्यूट्रलिटी कैसे रखा जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, सो मैं यहाँ पे डिस्कस तो बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग को ये पॉइंट्स जो है वो देखने हैं, तो ये मैंने पिछले वीडियो में वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी में पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अब हम देखेंगे मैक्स वेबर इन ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशल रिसर्च। मैक्स वेबर का क्या कहना था इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी जब सोशल रिसर्च की बात आती है। तो मैक्स वेबर का ये कहना था कि भाई ठीक है, वैल्यू आना है ठीक है, लेकिन पहले अगर तुमको कोई सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना है तो अपना एंड पॉइंट क्लियर रखो, अपना प्रेफरेंस क्लियर रखो कि हाँ तुमको मेडिकल में ही जाना है तो मेडिकल में ही जाओ। बिन पेंडी के लोटे मत बनो कि मेडिकल में भी जाना है, इंजीनियरिंग में भी जाना है, इधर भी जाना है। 2 दिन मेडिकल में गए, अरे नहीं मेरा तो मूड खत्म हो गया, मेरे को इधर जाना है। ऐसा नहीं, अपने प्रेफरेंसेस क्लियर रखो कि मेरे को यही टॉपिक पे रिसर्च करना है, यही करना है और मेरे को इसका एंड पॉइंट यही निकालना है। तो स्टार्टिंग में ही अपने एंड पॉइंट को क्लियर रखो, ऐसा मैक्स वेबर सर ने बोला था। Weber put forward a two-tiered approach to value-free social science. According to him, end purpose and its selection in the research may be affected by the value. But once it is decided, the process of research itself should not be contaminated by the values of the researcher. जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे वेबर ने कहा कि तुमको अगर किसी चीज़ पे प्रेफरेंस है, मतलब अगर तुमको मेडिकल फील्ड में जाना, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना है, तो तुमको स्टार्टिंग से ही इस पे करना होगा और ये जो एंड पर्पस है इस पे नहीं, तुमको पूरा स्टार्टिंग से फोकस करना होगा कि हाँ मुझे ये ही रिसर्च करना है और मुझे यही टारगेट चाहिए, तो इसी पे स्टार्टिंग से फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि अभी ये बाद में जाके वो, ये वेबर का ओपिनियन था। For example, in comparing different social systems like religion, family, it is difficult to choose one over the other without taking a value or end into consideration. अगर आप दो सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेते हो, रिलीजन किधर जाए, एक तरफ आपका रिलीजन, दूसरी तरफ आपकी फैमिली, तो कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस को आप चूज़ करो, ये डिफ़िकल्ट होता है अनटिल एंड अनलेस आपका वैल्यू उसमें इम्पैक्ट ना हो, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वैल्यू और एंड इनटू कंसिडरेशन। अगर आप उसके एंड प्रोडक्ट को अगर आप कंसिडर ना करो, तब तक आप उसको चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी फैमिली को चूज़ नहीं करोगे तो आपकी मम्मा बीमार है, फॉर एग्जांपल आपके पापा बीमार है, और अगर आप अपनी फैमिली को हर्ट करोगे तो आपके पापा जो है वो और ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाएंगे एंड आपसे बात नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द एंड प्रोजेक्ट। तो जब तक आप एंड ऑफ जस्ट अ सेक एंड जो है एंड पॉइंट को जब तक आप कंसिडर नहीं करते हो, जब तक एंड पॉइंट पे अपनी वैल्यूज़ नहीं डालते हो, तब तक आप किसी सोशियोलॉजिकल रिसर्च को मतलब डिसाइड नहीं कर सकते हो, चूज़ नहीं कर सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चूज़। जब रिलीजन और फैमिली में दो में से चूज़ करना पड़े, एक तरफ आता है आपका रिलीजन, दूसरी तरफ आता है आपका फैमिली, तब आप चूज़ करोगे। अगर मैंने अपनी फैमिली को चूज़ नहीं किया तो मेरे पापा उधर बीमार है, वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। रिलीजन चूज़ नहीं किया तो चलेगा, 2-3 दिन बाद हम लोग भगवान के पास चले जाएंगे, इट्स ओके। तब आप क्या चूज़ करोगे? फैमिली को। तो कहने का मतलब ये है, वेबर ने कहा कि एंड पॉइंट्स को डिसाइड करना ज़रूरी है। पहले से ही तुम एंड पॉइंट को डिसाइड करो कि अगर तुम ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हो, मान लो आप ये सोशियोलॉजिकल हाइपोथेसिस कर रहे हो, तो यू हैव टू डिसाइड कि इसका एंड पॉइंट यही निकलेगा और यही निकलना चाहिए, और इसी को अपना गोल बना के आपको रिसर्च कंडक्ट करना है। ऐसा नहीं कि अभी ये दोबारा पे यहाँ पे जाओ, ऐसा वेबर का मानना था। वैल्यूज़ जो है पहले ही स्थिर करो, बाद में तुम स्थिर नहीं कर सकते हो, बाद में वैल्यूज़ को इम्पार्ट नहीं कर सकते हो। एक ही बार में तुम वैल्यू डाल सकते हो, वो भी एंड पॉइंट पे। ऐसा मतलब वेबर का मानना था। Hence, according to Weber, it is difficult to discover the complete truth in sociological research, but this could not be an excuse to shun objectivity completely, and it should be maintained in the social research process as far as possible. Weber ने भी यही कहा जो मेडल ने कहा कि भाई ठीक है, it is impossible to
गेट अ वैल्यू फ्री काइंड ऑफ थिंग, बट हम जितना हो सके उतना वैल्यू को लिमिट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हम वैल्यू इम्पार्ट किए बिना रह सकते हैं. दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, दिस कैन नॉट बी ए कंप्लीट एक्सक्यूज टू इम्पार्ट वैल्यू इन ऑल द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च. हम जितना हो सके वैल्यू को लिमिट कर सकते हैं. यहाँ पे वेबर ने बोला कि हाँ, वैल्यू डालना है तो तुम एंड पॉइंट पे डालो, रिजल्ट पे डालो, बाकी कंडक्टिंग स्टेप्स पे तुम वैल्यू मत डालो. तो ये हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.